हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत अमेरिका से होती है। साल है 2055। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। इस ईरा में पानी की सबसे ज़्यादा अहमियत है, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। एक समय था जब इस ज़मीन पर खेती हुआ करती थी, पर आज वो बंजर पड़ी हुई है। दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशान नहीं है। काफ़ी लोग उस जगह से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि इस जगह रुकना उनके लिए ठीक नहीं था। हम देखते हैं दो सर्वाइवलिस्ट चोर आकर स्टोरेज रूम का लॉक तोड़ रहे हैं ताकि उन्हें यहाँ पानी मिल जाए, पर जो उस स्टोरेज का मालिक है वो आकर दोनों को शूट कर देता है। उसका नाम अर्नेस्ट है, जो अपने बेटे जेरोम और अपनी बेटी मैरी के साथ इसी टाउन में रहता है। सूखा पड़ने के बाद भी वो ये जगह छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसे उम्मीद है आज नहीं तो कल इस धरती पर फिर से अनाज उगाए जा सकेंगे। बस इस धरती को खूब सिंचाई की ज़रूरत है। उसके पास एक खच्चर भी है, जिसकी मदद से वो अपने सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक प्लांट है, जो कि सरकार के निरीक्षण में चलाया जाता है। वहाँ पर मजदूर ज़मीन के भीतर गहराई से पानी को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उन मजदूरों को वाटरमैन भी कहते हैं। अर्नेस्ट उनके लिए राशन सप्लाई पहुँचाने का काम करता है और वो उसके बदले में उसे पानी देते हैं। अर्नेस्ट उससे कहता है उसे पानी की ज़रूरत है ताकि वो अपने ज़मीन की सिंचाई कर उसे फिर से उपजाऊ बना सके। पर सेलैब कहता है ये पानी सिर्फ व्यापारियों के फसलों की सिंचाई के लिए है, और वो अर्नेस्ट की मदद करने से इनकार कर देता है। इस बात से वो काफ़ी निराश हो जाता है। वहाँ से आते वक्त भारी सामान की वजह से खच्चर का एक पैर टूट जाता है और अब वो अर्नेस्ट के किसी काम का नहीं था, तो वो उसे गोली मार देता है। ये देख जेरोम रोने लगता है। अर्नेस्ट उसे बताता है कि सब ठीक है। वहाँ से वो दोनों घर आ जाते हैं। वहाँ हम उसकी बेटी मैरी को देखते हैं। वहाँ पानी की कमी होने की वजह से खाने के प्लेट को रेत से साफ करते थे। अर्नेस्ट मैरी से बताता है कल वो ऑक्शन के बाद कैथरीन से मिलने जा रहा है। कैथरीन अर्नेस्ट की वाइफ है। काफ़ी वक्त पहले एक एक्सीडेंट में कैथरीन घायल हो गई थी। अब वो परमानेंटली एक फैसिलिटी में हॉस्पिटलाइज्ड है। मैरी वहाँ जाने से मना करती है, क्योंकि वो अपनी माँ के उस हालत का जिम्मेदार अपने पिता को मानती है। दूसरे दिन अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर ऑक्शन में जाता है, जहाँ रोबोट्स की नीलामी होती थी। खच्चर के मर जाने से अब उन्हें सप्लाई ले जाने के लिए एक रोबोट की ज़रूरत थी। वो नीलामी सैम लीवर द्वारा की जा रही थी। उस रोबोट का नाम सिम शैडो है। वो देखते हैं सप्लाई ले जाने के लिए वो एक बेहतरीन रोबोट था। वहाँ बोली लगाने एक और शख्स आया था। उसका नाम फ्लेम लीवर है, जो कि ऑक्शन मालिक का ही बेटा है। वो भी उस रोबोट की बोली लगा रहा था। अर्नेस्ट वो बोली जीत जाता है। फ्लेम अर्नेस्ट की तरफ देख मुस्कुराता है और उससे हाथ मिलाता है। वहाँ से वो अपनी वाइफ कैथरीन से मिलने चला जाता है। जिस जगह वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उस फैसिलिटी में एक स्पेशल वायर्ड फ्रेम है, जिसकी मदद से वो यहाँ वहाँ चल पाती है, यानी कि वो एक मशीन की तरह है। जेरोम जब भी अपनी माँ से मिलता है तो बहुत खुश होता है। पेट्रोल पंप पर उन्हें एक कपल मिलता है, रॉबी और सूज। उनकी एक बच्ची भी है। वो अर्नेस्ट को पहले से जानते हैं। वो उनके पास आता है। उनके पास पीने को पानी नहीं था। अर्नेस्ट उन्हें पानी देता है। सूज कहती है क्या तुम मुझे और इस बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हो? अर्नेस्ट कहता है मैं ज़रूर करता, पर मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए पर्याप्त राशन नहीं है। वो बताती है कि रॉबी इस बच्चे को बेचने के बारे में सोच रहा है। अर्नेस्ट रॉबी के पास आता है। वो कहता है तुम इस बच्ची को डॉक्टर कोल के पास ले जाओ और इसके पैसे मैं दे दूँगा, और दोबारा इस बच्ची को बेचने के बारे में मत सोचना। पानी की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। दूसरे दिन फ्लेम अर्नेस्ट के घर आता है। फ्लेम मैरी का बॉयफ्रेंड है, पर जब अर्नेस्ट घर पर नहीं रहता तब वो उससे मिलने आता है। फ्लेम कहता है मुझे वो रोबोट चाहिए जो तुमने ऑक्शन से ख़रीदा है। अर्नेस्ट कहता है इसके लिए तुम्हें अपने पिता से जाकर बात करनी होगी, जिसने मुझे ये बेचा है। फ्लेम कहता है अगर तुम मुझे ये बेच नहीं सकते तो रेंट पर दे दो। अर्नेस्ट उसे वो मशीन नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि फ्लेम एक धोखेबाज इंसान है। फ्लेम बताता है मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, पर वो उसे मशीन देने से मना कर देता है और फ्लेम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब अर्नेस्ट सप्लाई देकर घर की तरफ आ रहा होता है, तो वो फ्लेम को अपनी घर की तरफ से आते हुए देखता है। वो मैरी से मिलने आया था। अर्नेस्ट मैरी को समझाता है, पर मैरी कहती है अगर उसने फ्लेम से मिलने से उसे रोका तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो अपने पिता को ज़रा भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसकी माँ की इस हालत का जिम्मेदार अर्नेस्ट ही है। इस बात से अर्नेस्ट काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा चिंता मैरी की थी। दूसरे दिन सुबह जब वो देखता है गैरेज का लॉक टूटा हुआ है और उसमें से रोबोट गायब है। अर्नेस्ट को पता चल जाता है ये काम फ्लेम का ही हो सकता है। वो उसके पिता सैम के पास जाता है। उसका पिता बताता है आज वो सुबह ही माउंटेन की तरफ सप्लाईज पहुंचाने गया है।
अर्नेस्ट उस माउंटेन की तरफ जाता है जहाँ वाटरमैन्स काम करते थे। वहाँ सेलेब उसे पंच कर देता है। सेलेब उसे बताता है तुमने हमारे सप्लाईज चुरा लिए हैं। वो अर्नेस्ट पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं पर वो इस बात से इनकार करता है। वहाँ सेलेब और अर्नेस्ट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो उन पे गन पॉइंट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह वो पहाड़ी के उस पार आता है। वहाँ फ्लेम उसे सोया हुआ दिख जाता है, साथ में उसका रोबोट भी था। अर्नेस्ट उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसके हाथ बांध के ले जाने लगता है। वाटरमैन के सप्लाईज फ्लेम ने ही चुराए थे और वो उसे लेकर बॉर्डर पर बेचने जा रहा था। फ्लेम उसकी बेटी के लिए काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। चलते चलते दोनों का शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है पर उस सप्लाई में कोई पानी नहीं था। फ्लेम कहता है हम उस लीकर को पी के खुद को रिहाइड्रेट कर सकते हैं। अर्नेस्ट उसकी बात मान जाता है। वो फ्लेम की रस्सी काट देता है। दोनों वहाँ शराब पीते हैं। अर्नेस्ट काफ़ी थक चुका था। वो फ्लेम को आगे बढ़ने के लिए कहता है। फ्लेम पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता है जिससे अर्नेस्ट का सर पहाड़ से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहाँ से फ्लेम अर्नेस्ट के घर आ जाता है पर किसी से कुछ नहीं बताता। मैरी वहाँ से उसके साथ भाग जाती है। जेरोम बस उसे देखता रह जाता है। दूसरे दिन जेरोम अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। शाम वो वाटरमैन्स के पास पहुँच जाता है। उसकी मशीन वही थी। वो अपने पिता के बारे में पूछता है। वो बताते कि उसके पिता उसे पहाड़ी पर मरे हुए मिले और ये मशीन वही थी। शायद इसी की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हुई है। सबको लग रहा था इस मशीन ने ही अर्नेस्ट की जान ली है। यहाँ हम अर्नेस्ट का फ्यूनरल होता हुआ देखते हैं। मैरी काफ़ी रो रही थी। उसने अपने पिता से कभी ढंग से बात नहीं की थी पर उसे उनकी मौत पे सबसे ज़्यादा दुख था। हम देखते हैं दोनों हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास है और इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हॉस्पिटल में फ्लेम आता है। वो बताता है आज से दोनों की जिम्मेदारी वो लेगा। हम देखते हैं जेरोम गैरेज में है और उस रोबोट को ध्यान से देख रहा है। उसे भी लगता था इसने ही उसके पिता की जान ली है। वो हथौड़े से उस मशीन को मारने लगता है। फ्लेम वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। फ्लेम उसे बताता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिता के सप्लाई के काम को जारी रखूँ ताकि वो हमें यहाँ वाटर कनेक्शन दे दे और हम इस ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना सकें। पर जेरोम कहता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसके पिता ने इसके पहले भी काफ़ी कोशिश की है। फ्लेम कहता है उसे एक मौका दे, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा यहाँ तक पानी लाने का। जेरोम मान जाता है। उसे भी लगता था फ्लेम को एक मौका देना चाहिए। दूसरे दिन वो सेलेब के पास जाता है। वहाँ वो पानी की मांग करता है। सेलेब कहता है वो ज़मीन बंजर है, उस पर पानी का कोई असर नहीं होगा पर फिर भी वो उन्हें वाटर कनेक्शन देने के बारे में सोचेगा। थोड़े दिनों में सेलेब वहाँ वाटर कनेक्शन दे देता है। फ्लेम उस पर खेती करना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में उस पर अनाज उगने शुरू हो जाते हैं। ये देख फ्लेम और जेरोम काफ़ी खुश होते हैं। फ्लेम ने मैरी से शादी भी कर ली थी और वो प्रेग्नेंट है। एक दिन फ्लेम का पिता कुछ बैंक ऑफिसर के साथ आता है। वहाँ पता चलता है अर्नेस्ट ने इस ज़मीन पर काफ़ी कर्ज उठाए थे जो उसे बैंक को लौटाने थे और अब ये फार्म बैंक ले लेगा। फ्लेम को अब फार्म बचाने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना था। शाम फ्लेम रॉबी के पास जाता है। फ्लेम कहता है तुम अपनी बच्ची को मेरे साथ ले चलो, मुझे बस चेक करना है कि खरीदार इसके कितने पैसे देता है, उसके बाद तुम इसे लेकर चले जाना। रॉबी मान जाता है पर फ्लेम ने उससे झूठ बोला था। वो उस बच्ची को ले जाकर बेच देता है और पैसे ले लेता है। इस पर रॉबी उस पर गुस्सा हो जाता है पर वो लोग रॉबी को गोली मार देते हैं। ये देख फ्लेम वहाँ से भागने लगता है। गोली मशीन के सेंसर पर लग जाती है। अब वो मशीन खुद से काम करने लगती है। दूसरे दिन फ्लेम बताता है उसने फार्म का कर्ज चुका दिया है। जेरोम पूछता है तुमने मशीन को किसे बेचा है? वो बताता है मैंने रॉबी को बेच दिया है। यहाँ वो मशीन चलते चलते शहर की तरफ आ जाती है। एक शख्स उसे देख लेता है। उसका नाम कैल्विन हुईमैन है जो उस मशीन का इन्वेंटर है। वो रेडियो के ज़रिए अर्नेस्ट के घर इन्फॉर्म करता है और मशीन की जानकारी देता है। फ़ोन पर जेरोम था। ये बात बताने के लिए जेरोम फ्लेम के पास आता है। वहाँ वो देखता है रॉबी की वाइफ सूज बैठी हुई रो रही है। उसके हाथ में एक नकली बच्चा था। वो उससे रॉबी और अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है। फ्लेम सूज को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो जेरोम की बात नहीं सुनता। जेरोम को उस पर शक होता है। जेरोम दूसरे दिन अपने मशीन को ढूंढने निकल जाता है पर उसे बॉर्डर क्रॉस करना था और उस तरफ जाने के लिए उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं थी। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है। उसका नाम ऐना था। वो सेटलर्स के साथ रहती थी। ये वो लोग थे जो सरकार के कानून के विरोध में थे और सरकार ने भी इन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया था। वो कहती है मैं तुम्हें बॉर्डर के उस पार भेज सकती हूँ। ऐना उसे छिपाकर एक ट्रक में बिठा देती है। वो बॉर्डर क्रॉस करके शहर में आ जाता है। वहाँ वो उसके पैसे देता है। जेरोम कहता है वो जाते वक्त उससे कांटेक्ट करेगा।
पर ऐना कहती कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जाते वक्त बॉर्डर गार्ड तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर ऐना वहाँ से चली जाती है। जेरोम कैल्विन के शॉप पर आ जाता है। कैल्विन ने उसके मशीन को बना दिया था। वो उसे दिखाता है इसका लेज़र सेंसर एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह भी काम करता है। उसमें उसे वो दृश्य दिखता है जब फ्लेम ने उसके पिता की हत्या की थी। वो दृश्य मशीन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। ये देख जेरोम रोने लगता है। जेरोम वहाँ से मशीन को लेकर घर आ जाता है और अब उसे फ्लेम का सच पता चल चुका था। वो पूछता है कि जब तुमने मशीन रॉबी को बेच दिया था तो ये यहाँ अपने आप कैसे आ गई। फ्लेम काफ़ी चौंक जाता है और बातें बनाने लगता है। शायद रॉबी इसे यहाँ छोड़ गया होगा, पर जेरोम उससे कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास उदास बैठा होता है। उसकी माँ मैरी के प्रेगनेंसी से काफ़ी खुश थी, पर वो अपनी माँ से भी कोई जिक्र नहीं करता। रात जब सब डिनर पर बैठे होते हैं, जेरोम कहता है आज रॉबी का कॉल आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। यहाँ फ्लेम खुद के ही बिछाए जाल में फंसता नज़र आ रहा था क्योंकि वो जानता है रॉबी तो मर चुका है। फ्लेम कहता है तुम झूठ कह रहे हो क्योंकि रॉबी के पास रेडियो नहीं है तो वो कॉल कैसे कर सकता है। पर जेरोम अपनी बात पर टिका रहता है और फ्लेम गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरे दिन फ्लेम को एक लेटर मिलता है। वो लेटर जेरोम ने भेजा था रॉबी के नाम से कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम अकेले में आकर मुझे पहाड़ी पर मिल सकते हो। फ्लेम को फंसाने के लिए जेरोम ने वहाँ जाल बिछाया था। फ्लेम वहाँ जाने से पहले अपनी गन चेक करता है जो घर में नहीं थी, उसे जेरोम ने पहले ही छिपा दिया था। फ्लेम उस जगह पहुँच जाता है और रॉबी का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। वहाँ अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वो ऊपर जेरोम को खड़ा देखता है। फ्लेम उससे मदद मांगता है। यहाँ उसे पता चल जाता है कि ये सब जेरोम कर रहा था और वो फ्लेम को शूट कर देता है। वो वहीं मर जाता है। जेरोम मशीन के साथ अपने घर आ जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। फ्लेम के घर न आने से मैरी काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि जेरोम ने उसे कुछ नहीं बताया था। वो काफ़ी दुखी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जेरोम मशीन के पास खड़ा है और अपने पिता को याद कर रहा है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं जेरोम और मैरी लंच पर बैठे हैं और प्रे कर रहे हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें 3 लोगों के नज़रिए से दिखाई गई है, अर्नेस्ट, फ्लेम और जेरोम। दोस्तों, इस फिल्म के ज़रिए लोगों को एक संदेश दिया गया है। हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने सबसे कीमती संसाधन और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वरना आप देख सकते हैं भविष्य कितना डरावना हो सकता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।